रीबर्थ ऑफ डेविल्स क्रूल लव एपिसोड 10 इटली हॉस्पिटल। रुद्रम मोह को अस्पताल लेकर आ गया था और इस वक्त मोह का इलाज चल रहा था। वो इस वक्त बंद कमरे में थी और वहां पर 2-3 डॉक्टर उसके साथ थे। मोह को एक बड़े से बिस्तर पर सीधा लिटाया गया था और उसके हाथ और पैर को बांध दिया गया था ताकि वो वहां से भाग ना सके, क्योंकि जो इलाज था उससे हर कोई सिर्फ भागने की ही तमन्ना रखता था। पर रुद्र उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। वो उस रूम के बाहर था। कुछ ही देर बाद उस रूम से मोह के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी, जो कि ज्यादा नहीं थी, कम थी, लेकिन वह रूम लो क्वालिटी साउंड प्रूफ था, इसीलिए आवाज रुक तो रही थी, लेकिन कुछ कुछ बाहर आ भी रही थी। रुद्रम बेंच पर बैठा हुआ था और अपने सिर पर हाथ रखा हुआ था। उसे मोह की चिल्लाने की आवाज से आ रही थी। वो बिजली के झटके फील कर पा रही थी और उसे लगातार बिजली के झटके दिए जा रहे थे, जिस पर उसकी वह नकली खाल जल रही थी। धीरे धीरे रुद्रम बस अपने अंदर अपने आप को हिम्मत दिए बैठा था और अपने दिल को मजबूत किए बैठे था। उसे पता था कि यह सब बहुत जरूरी है मोह के लिए, वरना उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है और जली हुई शरीर के साथ तो कोई भी इंसान नहीं रहना चाहता था। इसीलिए रुद्र मोह का इलाज करवा रहा था। मोह को दर्द हो रहा था और वो अंदर चिल्लाई जा रही थी और खुद को आजाद करने की बात कर रही थी, लेकिन डॉक्टर अभी उसका पूरा इलाज कर रहे थे और उसे ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते थे। और वही रुद्र ने अपने हाथों को बेंच पर रख दिया और उन्हें दबाने लगा। ये हर महीने का था। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो गई और एक डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने नर्स को कहा कि वो बहुत ज्यादा कॉटन देकर आए और साथ में पट्टी भी लेकर आए। नर्स कई पट्टियों का बहुत बड़ा बंडल उठाकर ले आई। वो अंदर गई और मोह की पूरी बॉडी खून से लथपथ हुई पड़ी थी। उसका चेहरा, उसके हाथ, पेट पर हर चीज खून से लबालब थी, क्योंकि वह झटका लगने की वजह से नकली खाल बिल्कुल ही खराब हो गई थी और निकल गई थी उसकी बॉडी से, और वह वापस वैसी हो गई थी जैसी उस दिन हुई थी, जब वह स्कूल की नेम प्लेट जो आग में जल रही थी उसके ऊपर गिरी थी और उसकी पूरी बॉडी आग में झुलस गई थी। डॉक्टर ने मिलकर उसकी पूरी बॉडी को कॉटन से साफ किया और फिर उसके ऊपर एक मशीन रख दी ताकि कोई उसे देख न सके। डॉक्टर ने दरवाजे के पास आकर हरे पर्दे लगा दिए थे ताकि कोई गेट के पास आकर झांक न सके अंदर की तरफ। फिलहाल मोह की बॉडी से बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है। एक जिंदा लड़की की बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी बॉडी जली हुई थी अंदर से। उसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया और वो कोई और खाल लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एक डॉक्टर ने मोह की बॉडी को ठीक करते हुए कहा, ये और कब तक चलेगा? डॉक्टर ने कहा, जहां पर मुझे लगता है कि लास्ट था, इसी हफ्ते के अंदर हमें उनकी सर्जरी करनी चाहिए ताकि इनको ये दर्द और ना मिले। कोई भी इस दर्द से गुजरना नहीं चाहता, लेकिन उनको इसलिए 1.5 साल से इस तरफ से गुजरना पड़ रहा है। अब उनकी बॉडी सर्जरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आई थिंक अब हमें तुरंत मिस्टर सिंघानिया को बता देना चाहिए कि इस हफ्ते के अंदर वो इनका इलाज करवा दे, पर सर्जरी करवा ले, ताकि इन्हें प्रॉपर न्यू स्किन मिल जाए, जो कि रियल होना कि फेक। सामने वाले डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद 3 से 4 घंटे तक पूरी प्रोसेस चलती रही। और उसके बाद में डॉक्टर, जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था क्योंकि मोह की बॉडी से डिकम्पोज वाली महक आ रही थी, उन्होंने बाहर आकर गहरी सांस ली, क्योंकि अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो बदबू भी कम हो रही थी। जैसे जैसे मोह की बॉडी पर वह नकली खाल लग रही थी। वो फिलहाल बेहोश थी। उसे एनेस्थीसिया दे दिया गया था इलाज करने से पहले। रुद्रम उठा और बोला, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है, तो कुछ देर बाद होश आ जाएगा। उसके बाद आप उसे घर लेकर जा सकते हैं। बाकी आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। रुद्रम ने पूछा, बोलिए। डॉक्टर ने कहा, आई थिंक अब आपको उनकी सर्जरी करवा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से उनकी जो अब तक की टेम्पररी ट्रीटमेंट चल रही थी वो पूरी हो गई है। अब परमानेंट इलाज की तरफ बढ़ जाना चाहिए। रुद्रम ने थोड़ा घबराते हुए कहा, घबराने वाली बात तो नहीं होगी ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, बस आप अपनी वाइफ को बोलिए कि हमारा पूरा साथ दे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा और हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है, उनकी खाल वापस आ जाएगी और वो पहले की तरह दोबारा आ जाएगी उनके शरीर पर। हम एक दाग नहीं रहने देंगे। बस आपको अपनी वाइफ को कहना है कि वह अपने आप को हिम्मत देती रहे, अपनी हिम्मत को मरने न दे। और हाँ, कम से कम 4 महीने का हॉस्पिटल स्टे है, उसके पास 1 साल का प्रॉपर रेस्ट है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब बुखार जाए तो आप उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में ना आए।
आई थिंक 1.5 साल तक तो नहीं आए, क्योंकि ठीक होने के बावजूद भी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में, उस बॉडी को पूरी तरीके से अपने में। इसीलिए वी वांट कि उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं। रुद्रम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वह मोह के साथ ये सब करे, इसलिए उसने कहा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये बताइए कि वह ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा, विश्वास रखिए, हो जाएगी ठीक। शाम को रुद्रम मोह को लेकर चला गया था, लेकिन मोह की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक थी। वो मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पा रही थी, लेकिन अब उसकी बॉडी से सारा दर्द चला गया था। रात हो गई थी और उन्होंने अपना खाना खा लिया था। उसे सोफिया का फोन आ रहा था सुबह से, लेकिन हॉस्पिटल जाने की वजह से उसने एक बार में उसका फोन नहीं उठाया था। जब उसने फोन देखा तो कम से कम 20 से 30 मिस कॉल थी और उसने तुरंत उसे कॉल किया और पूछा, क्या हुआ सोफिया। सोफिया ने थोड़ा गुस्से से कहा, कहाँ थी तुम सुबह से, इतने सारे कॉल किए हैं मैंने तुम्हें, तुमने प्रैक्टिस की या नहीं कल के डांस के लिए। वो बिल्कुल घबरा गई, क्योंकि उसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। उसका पूरा दिन तो आज हॉस्पिटल में चला गया था। उसने सोफिया को बता दिया कि वो अस्पताल में थी, और सोफिया शांत हो गई, क्योंकि उसे पता था कि मोह का किसी चीज को लेकर इलाज चल रहा है, लेकिन मोह ने नहीं बताया था कि इलाज एक्जैक्टली किस चीज का चल रहा है। सोफिया ने कहा, अपना ध्यान रखो, और अगर तुम ना कर पाओ तो बता देना, मैं कल मॉर्निंग में आकर तुम्हारा नाम वापस ले लूंगी। मोह ने कहा, नहीं, मैंने एलेक्स को चैलेंज किया है और मैं चैलेंज करती हूँ तो उसे एक्सेप्ट भी करती हूँ और पूरा भी करती हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। सोफिया ने कहा, तुम आज हॉस्पिटल गई थी, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। प्लीज जिद मत करो, तुम्हारी बॉडी में और भी ज्यादा वीकनेस आ जाएगी अगर तुम डांस करोगी। मोह ने कहा, अगर भाषण देने के लिए फोन किया है तो मैं फोन रख रही हूँ। सोफिया कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद बात करके उसने फोन रख दिया। मोह अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसने खाना ऑलरेडी खा लिया था। रुद्र भी उसके पास ही बैठा हुआ था और फोन चला रहा था। रुद्र ने कहा, कल का परफॉर्मेंस कैंसिल। मोह ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना कोई परफॉर्मेंस कैंसिल नहीं करने वाली, मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। रुद्रम ने कहा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा लोड नहीं लेना। मोह को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा वीकनेस लग रही थी, इसलिए उसने कहा कि वह अब सोना चाहती है। इसलिए रुद्रम ने उसे शांति से लेट दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट कर दिया। दवाया का नशा था और उसका खतरनाक असर भी, इसीलिए लेटते ही कुछ मिनट बाद ही उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में चली गई। रुद्रम उठा और बालकनी की तरफ आया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात चल रही थी। इटली में 10 बज गए थे। उसने अपना फोन निकाला और इंडिया कॉल कर दिया। बहुत समय के बाद उसने इंडिया कॉल किया था, वरना सामने से ही कॉल आता था। मानसी इस वक्त अपने कमरे में थी और बेड को ठीक कर रही थी। उसके बाद उसे खाना खाने के लिए नीचे जाना था, तभी उसका फोन बजने लगा और वो काम छोड़कर फोन के पास आई। जब उसने अपने बेटे का कॉल आते हुए देखा तो उसने खुशी से फोन उठाया और कहा, कैसा है रुद्र। रुद्र ने कहा, मैं अच्छा हूँ। रुद्रम की आवाज सुनकर मानसी ने सवाल किया, क्या हुआ, ठीक है ना। रुद्रम ने अपना एक हाथ कांच की खिड़की पर रखा और कहा, घबराहट हो रही है आज पहली बार। मानसी ने हैरानी से कहा, डेविल को घबराहट हो रही है, कुछ अजीब नहीं है। रुद्र ने तुरंत बता दिया कि आखिर वो घबराहट में क्यों है। आज डॉक्टर ने बताया कि फाइनली अब मोह की सर्जरी होगी। मानसी सुनकर हैरान हो गई और खुश भी थी कि अब फाइनली मोह को हर महीने की दर्दनाक इलाज से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन यह इलाज भी कोई अच्छा नहीं होने वाला था, इसमें भी तकलीफ होने वाली थी। मानसी ने कहा, तो तुझे कुछ चाहिए। रुद्र ने कहा, आप चाहिए, मैं अकेला उसे नहीं संभाल पाऊंगा, प्लीज हो सके तो आप इटली आ जाइए। रुद्र ने काफी एक्सप्रेशन लेस भाव से ये कहा था और पहली बार रुद्रम ने मानसी को ये कहा था कि उसे अपनी मां की फिलहाल जरूरत है। मानसी का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी और तुझे बता दूंगी। मैं डिनर करने जा रही हूँ नीचे, मैं पूछती हूँ तेरे पापा से, वह पक्का मान जाएंगे। रुद्रम ने कहा, बेहतर होगा कि दादाजी से पूछे, पापा से नहीं। उसके बाद उसने फोन काट दिया। मानसी को भी पता था कि अजय से पूछना बेवकूफी है। वह तो आज भी यही चाहता है कि मोह चाहे कैसे भी कंडीशन में हो, बस बच्चा घर में आ जाए, नहीं तो रुद्र उसे छोड़ दे। और जैसा फिलहाल रुद्रम को डॉक्टर ने बताया था, अभी तो कम से कम मोह जब तक 22 से 30 साल की नहीं हो जाती,
उसके साथ उसका करीब जाना भी बेवकूफ़ी थी। मानसी ने फोन वहीं रखा और उसके बाद कमरे को ठीक किया और खाना खाने के लिए नीचे उतर गई। सब पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दर्शन की गोद में राधिका थी और मोह की गोद में माहिर था, जो शांति से खा रहा था। लेकिन राधिका नखरे कर रही थी और दर्शित उसे बार बार खिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मोह ने कहा, यह इतना प्यार और लाड़ दिखाएंगे तो ऐसे ही करेगी और डांट कर खिलाए इसे। दर्शित ने कहा, अगर तुम्हें डांटना है तो शौक से, मुझे कोई शौक नहीं है डांटने का। राधिका, जिसका फेस मोह की बात सुनकर लटक गया था, अपने पापा की बात सुनकर उसका फेस वापस हैप्पी हो गया था और उसने थोड़ा सा ऊपर उठकर दर्शन के गालों को किस किया और कहा, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, खिलाओ। और उसके बाद उसने अपना मुंह खोला तो दर्शित ने उसे अपने हाथों से खिलाया। मानसी देखकर खुश हो गई और वह आगे आकर बैठ गई। ज्योति ने सवाल किया, कहाँ रह गई थी आप, माँ? मानसी ने कहा, रुद्र का कॉल आया था, उससे बात कर रही थी। ज्योति खुश हो गई और उसने पूछा, क्या हुआ, क्या कह रहे थे? भाभी ठीक है ना, अच्छे से रह रहे हैं ना? मानसी ने कहा, रुद्रम ने बुलाया है मुझे। उसके बाद उसने मोह वाली बात सबको बता दी। अजय ने कहा, कोई जरूरत नहीं है जाने की, शांति से घर में बैठी रहो। मानसी को पता था कि अजय से उसे यही जवाब मिलेगा, इसलिए उसने अमरेंद्र जी को देखा और अमरेंद्र जी ने कहा, तुम्हारा दिल क्या कहता है बहू? मानसी ने कहा, मेरा दिल तो यही कहता है कि मैं जाऊं, लेकिन अकेली नहीं जा पाऊंगी, कोई चाहिए मुझे साथ में। इसके बाद उसने भरी नजरों से अजय को देखा, लेकिन अजय ने साफ इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह जाना नहीं चाहता था। ज्योति ने कहा, मैं चलूं क्या? मानसी ने कहा, परसों तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो क्या करेगी जाकर? ज्योति को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। बहुत बार उसने मना किया था, लेकिन अंत में उसे ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा था। लेकिन अभी भी उसके दिल में यह आस थी कि उसकी शादी ना हो, और उसने सोच लिया था कि वह कुछ भी करके शादी तोड़ देगी। ज्योति ने कहा, माँ, कल ही थोड़ी जाना है हमें, लड़के वाले आ जाएंगे, मुझे देख लेंगे, और फिर भी जो भी उनका फैसला होगा वह तो फोन पर भी सुना देंगे हम। परसों रात को चले जाएंगे, वो तो दिन में आएंगे। कविता जी ने कहा, ये ठीक है, लड़के वाले जिस दिन आएंगे उसी दिन रात को चले जाना, इसका रिश्ता भी फिक्स हो जाएगा, और वहां जाकर जैसे ही मूड ठीक हो जाए खुशखबरी दे देना सबको। दर्शित और मोह देख रहे थे कि कैसे ज्योति का फेस उतरा हुआ है। मोह ने धीरे से उसके कान में कहा, एक बार लड़के से मिल तो लो, क्या पता तुम अपने एरोगेंट को भूल जाओ। ज्योति ने कहा, नहीं, मैं उसी की रहूंगी हमेशा। मोह और ज्योति आपस में बात कर रहे थे, जिस पर मानसी ने कहा, खाना खा लो, क्या बात कर रहे हो आप? ये सुनकर मोह ने अपना सिर हिलाया और फिर शांति से खाना खाने लगी। मोह ने कहा, तो फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। सब वापस अपने कमरे में जा रहे थे कि तभी मोह के कहने पर रुक गए। दर्शित ने कहा, तो फिर हम भी चलेंगे, और क्या, अभी अपनी साली साहिबा से मिलेंगे और अपने बच्चों को भी इटली घुमा देंगे। मोह ने कहा, क्या, बच्चों को इटली घुमा देंगे? ये नहीं जाएंगे इटली, ये दोनों यही रहेंगे, इस घर में जीना आराम कर देते हैं, वहां तो पागल हो हम जाएंगे। राधिका को गुस्सा आ रहा था अपनी माँ की बात सुनकर। दर्शित ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम 3 साल के बच्चों को यहाँ घर पर छोड़कर जाओगा? दुनिया तुम्हें पागल ही पागल मानती है। मानसी ने कहा, हाँ बेटा, अगर जाना है तो इन दोनों को साथ लेकर जाना पड़ेगा, इतनी भी बड़े नहीं हुए हैं कि दादा दादी के या फिर किसी और के भरोसे छोड़ दिया। सबने मोह को समझाने की कोशिश की तो मोह मान गई दोनों को ले जाने के लिए। मानसी ने अमरेंद्र जी से कहा, क्या दोनों अकेले ही रहेंगे? उसने अमरेंद्र जी और कविता जी की चिंता करते हुए कहा। कविता जी ने कहा, क्या मतलब रह लेंगे का? ये तेरा ये पति है, यह अमर है, और मैं फोन करके बेला को बुला लूंगी। बेला का नाम सुनकर अजय खांसने लगा, जिस पर मानसी ने उसे पानी पिलाया और कविता जी ने कहा, क्या हुआ, तू खांसने क्यों लगा अपनी भाभी का नाम सुनकर? अमरेंद्र जी ने इस पर तीखी नजरों से अपने बेटे को देखा और कहा, क्या पता कुछ याद आ गया हो। अजय ने इस पर अपने पिता को देखा और फिर शांति से वहां से जाने लगा। मानसी ने कहा, तो हमारे जाने से पहले ही आप बेला को और उनकी फैमिली को बुला लीजिएगा, वैसे भी इंडिया में तो है, लेकिन हमारे घर पर नहीं रहती। कविता जी ने इस पर अपना सिर हाँ में हिला दिया। बेला अपने पति कपिल और दोनों बच्चे कृतिका और आयुष के साथ इंडिया तो आ गई थी, और कुछ दिनों के लिए वह सिंघानिया मेंशन में भी रहती थी।
लेकिन बेला को ही पता था कि उसका हर पल मेंशन में कैसे गुजर रहा था। जब भी उसका सामना अजय से होता था, उसे वो दर्दनाक रात याद आती थी जब अजय ने उसके साथ इतना घटिया काम किया था। और उसने कपिल से कहा था कि वह वहां नहीं रह पाएगी। इसीलिए कपिल ने अपनी बीवी और बच्चों को लिया और वहां से आधे घंटे की दूरी पर एक घर खरीदा था। वहां पर वह शिफ्ट हो गया था। सबने ने पूछा था कि वह वहां क्यों रहेगा, तो उसने कहा कि उसे अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए। सबने जिद की थी कि वो इंडिया आ जाए। वो इंडिया आ गया। कभी कभी शुभ कार्यों में वो मेंशन आ जाया करेगा, लेकिन वैसे वो अपनी फैमिली के साथ दूसरे घर में रहेगा। और उसका घर का नाम था सिंघानिया हाउस। बेला को वहां जाकर भी कभी ठीक से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इंडिया में वो किसी भी जगह पर सेफ नहीं है। अगर गलत नज़र से भी अजय की नज़रें उसके ऊपर पड़ गई तो उसके साथ गलत हो सकता है। लेकिन हमेशा कपिल उसका साथ देता था। बेला अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती थी कि कपिल जैसा इंसान उसकी जिंदगी में है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कपिल ने उसे अपनाया है और कभी भी उसके चरित्र पर दाग नहीं पड़ने दिया। और इसीलिए अजय का सच भी कभी सामने नहीं आया। कपिल और अजय में उसे दिन के बाद से कभी ढंग से नहीं बनती थी। कपिल अपने बड़े भाई अजय से एक तरीके से नफरत सा करता था, क्योंकि अजय ने अपनी हवस के चलते उसकी बीवी का फायदा उठाया था। अगले दिन इटली में मोह अपने कमरे में थी और साड़ी बांधने की कोशिश कर रही थी। उसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी और आईने के पास आकर उसने अपने बालों का अच्छे से जुड़ा बनाया, उसमें गजरा लगाए और फिर अपने गले में सोने के छोटे छोटे नेकलेस पहने और कमर में कर बंद डाली। और फिर माथे पर प्यारी सी ट्रायंगल शेप की लाल रंग की छोटी बिंदी, जो कि उसके लुक को बिल्कुल महाराष्ट्रियन बना रही थी। वो मुड़ गई और इधर उधर खुशी से घूमने लगी, क्योंकि आज वो शायद बहुत समय के बाद पूरे इंडियन वेयर में आई थी। जब से वो इटली आई थी तब से उसने इंडियन कपड़े पहनना छोड़ दिया था। वो अब वेस्टर्न कपड़ों में कंफर्टेबल होती थी, लेकिन जो मजा उसे इंडियन कपड़ों में आता था वो हमेशा आज भी उसे वेस्टर्न में नहीं आता था। उसे एक खास खुशी मिलती थी इंडियन कपड़े पहनकर। तभी कमरे में रुद्रम आया और जब उसने मोह को ऐसे घूमते हुए देखा तो उसने उसे प्यार से देखा और कहा, क्या हुआ? तभी घूमते हुए ही मोह की नजर रुद्रम पर गई और वह तुरंत उसके पास गई और उसको गले लगाते हुए बोली, कितनी अच्छी लग रही हूं ना? रुद्रम ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। मोह रुद्रम से दूर हुई और बोली, तो चलो तारीफ करो मेरी, वह भी अच्छी वाली। रुद्रम उससे 2 कदम दूर हुआ और फिर उसकी प्यार से नजर उतारते हुए शायरी अंदाज में बोला, तेरी खूबसूरती को कैसे बयां करूं मैं, हर पल तू है मेरी सपनों की रानी, तेरे चेहरे की रोशनी में है मेरी दुनिया सजी, तू है मेरी जिंदगी, तू है मेरी कहानी। इसके बाद रुद्रम ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। मोह उसकी इस लाइन को सुनकर दंग रह गई और वह रुद्रम के सीने से चिपक गई और अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया। रुद्रम ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और काफी देर तक दोनों वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद तारिका कमरे में आए, क्योंकि नाश्ता का टाइम हो गया था। और जब उसने दोनों मियाँ बीवी को इतने प्यार से देखा तो दोनों की तरफ से ही नजर उतारी और फिर बोली, प्यार हो गया हो तो नाश्ता कर लो, क्योंकि भूख नाश्ते से मिटती है। रुद्रम ने मोह को आजाद कर दिया और मोह नाश्ते के लिए तुरंत भाग गई। रुद्रम पलटा और कहा, जिस दिन तेरी शादी होगी ना, उस दिन सच में ऐसा कबाब में हड्डी बनेगा कि तू हमेशा यही बोलेगी, काश मैं अपनी मालिक के प्यार में कभी कभी हड्डी ना बनती। तारिका हंसने लगी और बोली, बाद में देखेंगे, सब बाद में देखेंगे, अभी चलो नाश्ता कर लो। फिर आपको प्रिंसेस को कॉलेज भी भेजना है, आज उनका एनुअल फंक्शन है ना, चलो अब जल्दी से मेरा दिमाग मत खाओ। रुद्रम तारिका को बिल्कुल सिस्टर की तरह मानता था और यही वजह था कि तारिका बिल्कुल रुद्रम के सर पर चढ़कर नाचती थी और आधा मोह का भी सपोर्ट तारिका को था। तभी कभी रुद्रम तारिका के ऊपर गुस्सा नहीं करता था। उन दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर रुद्रम ने मोह को कॉलेज छोड़ दिया और फिर बोला, अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से डांस का परफॉर्म देना। मोह ने कहा, वो तो मैं कर दूंगी, पर आप प्लीज आने की कोशिश करना। सबके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स आते हैं, मेरे तो सिर्फ आप ही हैं यहाँ पर, प्लीज आना। रुद्रम ने उसका माथा प्यार से चूमते हुए कहा, कोशिश पूरी रहेगी। उसके बाद रुद्रम वहां से चला गया और मोह अंदर आ गई। अलेक्स सोफिया को परेशान कर रहा था। वो तुरंत उसके पास गई और उन दोनों के बीच में आकर बोली, हेलो मिस्टर, एक बार कहा तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बोला ना कि मेरी दोस्त और मुझसे दूर रहा करो। एलेक्स ने कहा, मैं तो दूर ही था,
वो तो बस सोफिया की कह रही थी कि तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है अपने परफॉर्मेंस की, तो बस पूछ रहा था कि दिखा दो कैसी परफॉर्मेंस है, एक बार हम भी तो देखें। मोह ने कहा, क्यों डर लग रहा है? इसलिए देखना चाहते हो कि पहले देख लेता हूं और फिर डिसाइड करता हूं कि इस चैलेंज को आगे लेकर कैसे जाना है। फिर मुझे पीछे गिरने के लिए भी तो प्लान बनाने पड़ेंगे, और उस प्लान बनाने के लिए जानना होगा कि प्रैक्टिस कैसी है, परफॉर्मेंस क्या है। एलेक्स ने गुस्से से कहा, मैं कभी ऐसे फालतू प्लान नहीं करता। मोह ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, सो प्लीज मेक ए डिस्टेंस बिटवीन अस। उसके बाद मोह ने सोफिया का हाथ पकड़ा और ऑडिटोरियम की तरफ ले जाने लगी। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा था और वहां पर कुछ ग्रीन रूम भी थे। एक प्रोफेसर उन दोनों के पास आए और उसने मोह को कहा कि वो रेडी है, तो वह उसे लेकर अपने साथ गई। एलेक्स ने मोह के जाने के बाद ध्यान से देखा कि वो इंडियन कपड़े पहनकर आए हैं और उसके बाद उसने उसका मजाक करते हुए कहा, मतलब मैडम कथक भरतनाट्यम करेगी? उसके बाद एलेक्स अपने दोस्तों के साथ हंसने लगा। यहाँ दूसरी तरफ रुद्रम अपनी कंपनी में नहीं गया था, कहीं और गया था, और उस सीढ़ियों से नीचे उतरा और वापस उस आदमी के पास गया जिस आदमी को उसने बंदी बनाया हुआ था। रुद्रम उस आदमी के पास आया और बोला, कैसे हो रणधीर चौधरी? वो आदमी जो इतने समय से बंधा हुआ था बोला, रुद्रम सिंघानिया, तू फिर आ गया। मरने क्यों नहीं देता मुझे, अगर इतनी ही नफरत है? रुद्रम ने कहा, एक्चुअली तुम्हें गुड न्यूज ही देने आया था। वह क्या है ना कि तुम्हारी मौत बहुत निकट है, तुम्हें बहुत जल्द मोक्ष मिल जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। जिस काम के लिए स्पेशली तुम्हें यहाँ लेकर आया था वह काम होने ही वाला है। तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रुद्र महादेव के महाकाल रूप रुद्रम सिंघानिया के हाथों मोक्ष मिलेगा। यू शुड बी प्राउड रणधीर चौधरी। तब से वो यहाँ था जब से रुद्रम मोह को लेकर आया था, और उससे पहले भी वो इंडिया में रुद्रम के कब्जे में था। सबको यही लगता था कि वह मर गया, लेकिन नहीं, आज तक तो जिंदा था। रुद्रम ने उसे जानबूझकर जिंदा रखा था, शायद उसे इतनी आसान मौत नहीं देनी थी। रुद्रम को याद आ रहा था वो पल जब मोह के ऊपर आग की नेम प्लेट गिरी थी। 3 साल पहले मोह ध्यान से बचकर अमरेंद्र जी को अपने साथ स्कूल के बाहर ला रही थी और सबकी जान में जान आई थी कि वह दोनों बचकर आ गए थे। रुद्रम मोह के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे बस अपनी अट्रैक्शन और अपने दादाजी सही सलामत जिंदा चाहिए थे। वो अपना गुस्सा बिल्कुल भी मोह के ऊपर जताना नहीं चाहता था। मोह सही सलामत अमरेंद्र जी को बाहर लेकर आ रही थी, लेकिन तभी उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी और उसने ऊपर की तरफ देखा। जो लकड़ी पर नेम प्लेट थी वो हल्का हल्का नीचे गिर रही थी, उसका चुरा नीचे गिर रहा था। अमरेंद्र जी की उम्र ज्यादा थी, इसीलिए वो तुरंत नहीं भाग सकते थे, इसलिए उसने सबसे पहले उन्हें ही धक्का देकर आगे किया, जिस पर वो जमीन पर गिर गए। फिर वो खुद भी आगे की तरफ भाग गई, लेकिन नेम प्लेट इतनी स्पीड से नीचे गिरी कि मोह पूरी तरह से नहीं भाग पाए, और वह आग में जलती हुई नेम प्लेट उसके ऊपर गिर गई, और जिस खंभे पर वह नेम प्लेट टिकी हुई थी वह खंभा भी कमजोर होकर मोह के ऊपर ही गिरा था। और ये दर्दनाक घटना पूरे गांव में गूंज उठी थी। सबकी आंखें बड़ी हो गई थीं। बस 4-5 कदम की दूरी पर रुद्रम था और वह अपनी मोहब्बत को ही खत्म होते हुए देख रहा था। जैसे ही आग की लपटों ने मोह को छुआ, मोह ने एक जोरदार चीख मारी और फिर पूरी तरह से शांत हो गई। वह आग में बुरी तरह जलने लगी। मानसी चिल्लाए, मुंह सब उसकी तरफ आए और सबने उन आग में जलते हुए कपड़ों को कैसे तैसे दूर किया, लेकिन मोह का पूरा शरीर जल चुका था। उसके कपड़े जल गए थे और उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। इतना बुरा हो गया था कि किसी से उसका शरीर देखा नहीं जा रहा था। रुद्रम ने भी अपनी आंखों को कुछ पल के लिए बंद कर दिया था। वो सारी छुट्टियां मनाने हवेली जा रहे थे, न कि मोह की ऐसी हालत देखने के लिए यहाँ आए थे। अगर उन्हें पता होता कि यह सब हो जाएगा तो वह कभी मोह को लेकर यहाँ नहीं आते। अमरेंद्र जी ने भी जब उसे देखा तो वह रोने लगे। उन्होंने कहा, इससे अच्छा तो हम आग में मर जाते। मेरी तो उम्र हो गई थी, बच्ची को क्यों मार दिया? मोह की धड़कनें बिल्कुल थम सी गई थीं, बहुत ही स्लो चल रही थी, बिल्कुल ना के बराबर। रुद्रम आगे आया और उसने मोह को छूना चाहा, लेकिन जो डॉक्टर की टीम वहां थी उन्होंने तुरंत रुद्रम को रोक दिया और उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे जल्दी से एम्बुलेंस के अंदर बिठाया। पूरे गांव वालों के सामने मोह की वह जली हुई हालत थी। सबको डर भी आ रहा था और दया भी। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद किया और वही एम्बुलेंस के अंदर उसका इलाज शुरू किया,
और वहां से हॉस्पिटल की तरफ चले गए। रुद्रम और उसका परिवार भी हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जब वह पहुंचे तब तक मोह को आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया था। डॉक्टर पूरी जान लगा रहे थे कि वो किसी तरीके से मोह को ठीक कर सके, लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने बताया कि वो मोह को जिंदा तो कर देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जली हुई बॉडी को ठीक नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर वो दाग उसके शरीर पर रहेंगे। इसीलिए रुद्रम ने वह हॉस्पिटल छोड़कर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया। वहां पर उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन गारंटी उन्होंने भी नहीं दी थी। रुद्रम पूरे 6 महीने उनकी गारंटी पर टिका रहा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसे ना चाहते हुए भी मोह को वहां से निकालना पड़ा और वो उसे लेकर इटली आ गया था। यहां जब मनोहर को अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्योंकि सब जानते थे कि उसकी ऐसी हालत में कोई भी इंसान उस लड़की को नहीं देख सकता था। 2 महीने बाद अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते मनोहर जी को अचानक से एक दिन हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से चले गए थे। 3 साल पहले चौधरी मैंशन में इस वक्त मोह अपने दोनों बच्चों को फीड करवा रही थी और टीवी देख रही थी। टीवी पर न्यूज चल रही थी सिंघानिया के ऊपर, और जब भी सिंघानिया के ऊपर कोई न्यूज होती थी वो बड़े ध्यान से देखती थी। तभी उसने देखा कि टीवी पर अपने ही शक्ल की एक लड़की की तस्वीर चल रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि एक आदमी ने जानबूझकर सिंघानिया को बर्बाद करने के लिए रुद्रम सिंघानिया की बीवी को आग में जलाकर मारने की कोशिश की है, और वो पूरी तरह से आग में जल चुकी है। और अपनी बेटी की बुरी हालत पर उनके पिता मनोहर वर्मा मर गए हैं। इसके बाद मनोहर वर्मा की तस्वीर भी मीडिया में आने लगी। जैसे ही मोह के सामने अपने पिता की तस्वीर आए, वो एकदम हैरान हो गई। उसके हाथ में जो दूध की बोतल थी वो नीचे गिर गई। तभी सुषमा बाहर आई और उसने जब मोह को हैरान देखा तो उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ आपको दीदी, आप ठीक है ना? मोह नीचे बैठ गई और उसने सुषमा से टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे पापा है, मेरे पापा मर गए, कहकर मोह रोने लगी। सुषमा ने टीवी की तरफ देखा तो वहां पर मोह जैसी एक लड़की की तस्वीर और मनोहर वर्मा की तस्वीर देखी। वो थोड़ी हैरान हुई और बोली, आपके पापा कैसे हो सकते हैं दीदी, आपके पापा की? तभी उसे याद आया कि मोह जिस परिवार की बेटी है वो असली परिवार की बेटी नहीं है, बल्कि अडॉप्टेड है। सुषमा ने धीरे से कहा, क्या यह आपकी असली बहन है? मोह ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह मेरी असली बहन है। मैं अपनी बहन को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी, और जब टीवी में साफ साफ बोला जा रहा था कि यह मनोहर की बेटी है, तो इसका मतलब यह मेरी छोटी बहन थी, जो मेरे गुम होने पर मेरी माँ के पेट में थी। और वो सोचने लगी कि कौन सा दुश्मन पैदा हो गया है रुद्रम सिंघानिया का, जिसने इतना घटिया चाल चली है। सुषमा ने तुरंत टीवी को बंद कर दिया, क्योंकि टीवी से जो न्यूज आ रही थी उसे देखकर मोह की तबीयत भी खराब हो रही थी। इसीलिए उसने तुरंत रणधीर को कॉल करके घर पर बुला लिया। रणधीर जब घर आया तो मोह बुखार में तप रही थी। वो बार बार अपने असली पापा को बुला रही थी। रणधीर ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, उन्हें होश आ जाएगा। जब उसे होश आया तो उसने रणधीर से डायरेक्ट सवाल किया, सिंघानिया का कोई और भी दुश्मन है क्या आपके अलावा? वो रणधीर के मुंह से एक ही चीज सुनना चाहती थी, और वो ये कि उसने वो खतरनाक हमला नहीं करवाया था, क्योंकि उसे आज ही पता चला था कि सिंघानिया की बहू उसकी छोटी बहन थी, और वह ये चाहती थी कि सिंघानिया से वह अपना सारा बदला और दुश्मनी भूल जाए और दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पर उसकी बहन थी। वो अपनी बहन का भला चाहती थी। रणधीर ने कहा, फिलहाल तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, बाकी हाँ, बहुत सारे दुश्मन तो है। मुझे खबर मिली है कि किसी ने हमला करवाया है, बहुत ही खतरनाक, उनकी फैमिली पर। मोह ने पूछा, किसने करवाया है? रणधीर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है किसने करवाया है? मोह की रणधीर की मुस्कुराहट बहुत ही अजीब और डरा रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूं, किसने करवाया है? रणधीर उसके पास आया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैंने करवाया है। मोह की आंखें बड़ी हो गईं। रणधीर ने कहा, सिंघानिया को खत्म करने का यही तरीका था कि उनके पिलर को ही खत्म कर दो, इसीलिए मैंने उनके पिलर को खत्म करने की साजिश रची, लेकिन किसी ने उसे बचा लिया। उसे छोड़ो, फिर कभी आगे ट्राई करेंगे। सच में कोई मरा नहीं था, लेकिन उनको मरने की हालत में जरूर छोड़ दिया था। रणधीर को नहीं पता था कि उसकी वजह से मोह की यह हालत हो गई है,
लेकिन मोह को पता था कि उसकी बहन की हालत उसके पति की वजह से हुई है और वह नहीं जानती क्यों, लेकिन उसी पल से उसने अपने पति से नफरत करना शुरू कर दिया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि इस खतरनाक हमले से किसी की जान जा सकती है। उसे भी सिंघानिया पसंद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दे दी जाए। रात के वक्त सभी सो रहे थे, तभी 1 बजे के करीब मोह की नींद खुल गई और वह उठ गई। उसकी साइड में रणधीर गहरी नींद में सो रहा था। उसने बेड के नीचे से एक बैग निकाला जिसमें उसकी कुछ कपड़े थे। उसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाया जो शांति से सो रहे थे, और मोह अपने बैग के साथ घर के कमरे से निकल गई और फिर शांति से घर से भी बाहर निकल गई। वो किसी तरीके से सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से निकल गई। उसने टैक्सी बुक की जो मेंशन से थोड़ा दूर आकर रुक गई थी, क्योंकि उसने फोन पर बोला था कि वह ज्यादा पास ना आए मेंशन के, वरना रणधीर को या फिर सिक्योरिटी को पता चल जाएगा। वो टैक्सी में बैठी और उसने एड्रेस बताया। कुछ देर बाद टैक्सी सिंघानिया मेंशन के बाहर थी। उसने वहां की सिक्योरिटी से बहुत विनती की कि उसे सबसे मिलना है, लेकिन सिक्योरिटी ने कहा कि सब सो रहे हैं। वो हाथ जोड़कर नीचे झुक गई और सिक्योरिटी के पांव में गिर गई। इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी को मारना पड़ा। रात का वक्त था, इसीलिए सिक्योरिटी को ध्यान से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह आगे गई और सबसे पहले अमरेंद्र जी आए। जब उन्होंने सामने उसे लड़की का चेहरा देखा तो वह हैरान हो गए। मोह हॉस्पिटल में थी, मानसी हॉस्पिटल में थी, रुद्रमा बहुत दिनों से अस्पताल में था, तो आज उसे घर पर जाकर रेस्ट करने के लिए कहा गया था। डॉक्टर ने कहा था ताकि वो अपनी बॉडी पर कोई गलत असर न करवा दे। रुद्रम जानता था कि वह कौन है। सबने खुश होते हुए कहा, मोह ठीक हो गई, मोह ठीक हो गई, हमारी बच्ची ठीक हो गई। कविता जी ने आगे जाकर उसे चूम लिया और फिर उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन तभी 2 बच्चे उसके हाथ में देखकर वह हैरान हो गई और बोली, ये बच्चे किसके हैं? मोह ने कहा, मेरे हैं आंटी, प्लीज मुझे घर में आने दीजिए। रुद्रम ने कहा, क्यों आने दे तुम्हें घर पर? कविता जी ने कहा, ये तू क्या कह रहा है रुद्र, ये तेरी बीवी है? रुद्रम ने कहा, मेरी बीवी नहीं, रणधीर चौधरी की बीवी है। यह मनोहर वर्मा की पहली बेटी है। अमरेंद्र जी को पता था कि मनोहर की एक बेटी गुम गई थी मुंबई में, लेकिन उन्होंने कभी यह बात घर पर नहीं बोली थी। और वह बोले, मतलब तुम मनोहर की पहली बेटी हो, असली मोह वर्मा? मोह ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं मोह हूं, मेरी बहन पहल कहाँ है? रुद्रम ने कहा, वो अस्पताल में है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोह को ना चाहते हुए भी सब कुछ बताना पड़ा, और सब रणधीर चौधरी की बात सुनकर हैरान हो गए। रुद्र को पहले से पता था कि यह सब रणधीर चौधरी का कराया हुआ है, लेकिन वो अभी शांत था, क्योंकि उसे अपनी बीवी ठीक करनी थी। रणधीर से फालतू पंगा नहीं लेना था और ना ही उसने ऐसा करने का सोचा था। वह चाहता था कि वह अपने आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखे। सबने उसे घर में आने से मना कर दिया, लेकिन मोह ने अमरेंद्र जी के पैर पड़ लिए और कहा, प्लीज मुझे आने दीजिए, दादाजी प्लीज आने दीजिए। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे उसे इंसान से घिन आ रही है, नफरत हो रही है। सिर्फ उसका एक कदम और मुझे उससे बहुत नफरत हो गई है। मुझे आने दीजिए, वरना वह मुझे ढूंढ कर मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे प्लीज आने दीजिए। मोह बिल्कुल अमरेंद्र जी के कदमों में पड़ गई थी और उसने अपनी रिहाई की भीख मांगी थी। मोह के बार बार कहने पर सबने उसे घर में आसरा दे दिया था, और उसके बाद मोह अपने बच्चों को वहीं पर डर डर के पल रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी सिंघानिया उसके वहां रहने नहीं देंगे और क्या पता उसे वही मार दे। इसीलिए वो एक कमरे में बंद रहती थी अपने बच्चों को लेकर। लेकिन जब उसे मानसी, कविता जी और सभी परिवार वालों का अजय को छोड़कर प्यार मिलने लगा, तो उसका डर धीरे धीरे भागता रहा, और उसके अंदर जो रणधीर को लेकर नफरत थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और रुद्रम ये सब कुछ देख रहा था। एक दिन शायद रणधीर को खबर पड़ गई कि वह कहाँ है, इसीलिए वो हमला करने के लिए सीधा सिंघानिया मेंशन की तरफ आ गया, लेकिन सामने से आने के लिए मना कर दिया। पहले रणधीर को लगा कि मोह ने मना किया है, लेकिन जब मोह ने सामने से आने के लिए मना कर किया तो उसने कहा, तुझे भी अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? मोह बहुत डर गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को बांधे रखा था और उसने कहा, तू मेरे हाथों मरेगा। इसके बाद मोह अंदर चली गई थी। रणधीर को अपने बच्चे चाहिए थे, किसी भी तरीके से। वो बहुत तरीके से उन्हें पाना चाहता था। एक दिन उसने मोह को कॉल किया और कहा कि वो उसके बच्चों को दे दे।
रणधीर के बार बार फोन करने पर मोह उससे मिलने के लिए चली गई थी। रणधीर ने उसे पहाड़ी इलाके पर बुलाया था और मोह अपने बच्चों को लेकर वहां गई थी, ताकि रणधीर आखिरी बार अपने बच्चों को मिल ले और उसके बाद उसे और बच्चों को छोड़ दे। मोह ने कहा, अपने बच्चों को आखिरी बार देख लो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें मिलने भी नहीं दूंगी। रणधीर ने तुरंत अपनी पॉकेट से गन निकलते हुए कहा, मिलने तो मैं तुझे नहीं दूंगा इनसे, क्योंकि यह मेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ नहीं, क्योंकि तू रहेगी अब नरक में। ऊपर तूने कोई अच्छे काम नहीं किए मेरे साथ, जो तू स्वर्ग जाएगी, तू नरक जाएगी। मोह हैरान हो गई और फिर उसके चेहरे पर अचानक से एक मुस्कान आई। उसने अपनी पॉकेट से गन निकाल ली और सामने करते हुए बोली, जानती थी तुझ जैसा गद्दार यही करेगा, इसीलिए तेरी ही चालाकी तुझ पर भारी। तूने ही सिखाई थी ना मुझे गन चलानी, और अब तेरी ही उसे सिखाए गए तरीके से मैं तुझे मारूंगी। दोनों आमने सामने थे, बच्चे उनसे थोड़ा दूर पालने के पास थे। पालन बिल्कुल गाड़ी से लगाकर था, जिस गाड़ी में मोह अकेली बैठकर वहां तक आई थी। फिर रणधीर ने गन चलाई, लेकिन मोह थोड़ा साइड हो गई और वह आगे बढ़ने लगी। उसने रणधीर से कहा, तूने बहुत गलत किया है रणधीर, बहुत गलत। तूने मेरा भी शायद फायदा उठाया। तुझे पता था कि मेरी बहन कौन है, मेरा बाप कौन है, और तुझे ये भी पता था कि मेरी बहन का पति कौन है। शायद तू इस्तेमाल कर सके मेरा, इसलिए तूने मेरे साथ शादी की थी, और मैं तेरे प्यार में पागल थी। पर अब नहीं, अब मैं तेरे प्यार में बिल्कुल पागल नहीं रहूंगी, तुझे खत्म कर दूंगी। इसके बाद मोह आगे आई और उसके सीने पर उसने पैर रखा। रणधीर ने कहा, हिम्मत है अपने प्यार को मारने की? मोह ने उसे घीन नजरों से देखा और कहा, बिल्कुल है। इसके बाद उसने गन चला दी। अचानक से रणधीर हैरान हो गया और वह पीछे पहाड़ी के नीचे गिर गया। मोह की बंदूक में जितनी भी गोलियां थी वो उसे खत्म करने लगी, बस जब तक उसे रणधीर गायब होता हुआ नजर नहीं आया, उसके ऊपर चलाती रही। प्रेजेंट टाइम में इस वक्त मोह अपने कमरे में बैठी थी और यह सब सोच रही थी। तभी वहां पर दर्शित आ गया और बोला, क्या सोच रही हो? मोह ने कहा, कुछ नहीं सोच रही, बस यही सोच रही हूं कि इटली कैसे जाएंगे। दर्शित ने कहा, प्लेन में जाएंगे। उसने कहा, हाँ आई नो कि प्लेन में जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों लाल दुलारे को कैसे संभालेंगे, मैं वही सोच रही हूँ। दर्शित उसके पास आया और प्यार से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठाया। फिर बोला, पहले तो इस कुर्सी से उठकर बेड पर आओ। और फिर उसे आराम से बिठाकर उसकी थोड़ी पास जाते हुए बोला, टेंशन मत लो, हम आराम से पहुंच जाएंगे। तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं संभाल दूंगा, तुम शांति से सोते हुए जाना, ठीक है? मोह ने उसे देखते हुए कहा, बच्चों को मेरा फोन 1 मिनट के लिए भी मत दे देना, मैं थक गई तुम्हारे इन दोनों बच्चों से। दर्शित ने उसे अपने करीब किया और कहा, बिल्कुल नहीं, पर फिलहाल मुझे तो करीब करोगी ना? मोह थोड़ा सा शर्मा गई थी। दर्शित की भी मोह पहली बीवी नहीं थी, उसकी भी एक बीवी थी जो कैंसर के चलते मर गई थी, और उसका और उसकी बीवी का एक बेटा था, अर्जुन। उसकी पढ़ाई को पूरी करवाने के लिए अर्जुन को हॉस्टल छोड़ता था दिल्ली में, और एक कैजुअल मीटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद घर वालों ने उनकी अरेंज मैरिज करवाई थी। इटली में नेपाल यूनिवर्सिटी। मोह इस वक्त यूनिवर्सिटी में थी और उसका डांस परफॉर्मेंस होने वाला था। मोह नर्वस भी थी और खुश भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। उसने डिसाइड तो कर लिया था कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे इस चीज को एग्जीक्यूट करने में अब घबराहट हो रही थी। सोफिया उसके साथ थी और उसने कहा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। अब तुमने इतनी हिम्मत से कुछ सोच लिया है, तो आगे भी सब ठीक होगा और हिम्मत रखना। मोह ने अपना सिर हिला दिया। स्टेज पर इस वक्त बाकी सारे स्टूडेंट्स का डांस परफॉर्मेंस चल रहा था और फिर बारी आई मोह की। उन्होंने मोह को बुलाया। मोह स्टेज पर गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, महाराष्ट्रियन साड़ी। सब हैरान थे कि यह कैसा लुक है मोह का जो उसने पहना हुआ है। सबको हंसी भी आ रही थी कि वो इस कपड़ों में मॉडर्न डांस करेगी, इसमें वो गिर जाएगी पक्का। लेकिन उसने नववारी महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह अपने हाथ पैरों को बहुत अच्छे से चला सकती थी। म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक चालू हुआ और उसने एक मॉडर्न डांस परफॉर्म किया। तब सब उसे देखते रह गए। उन्होंने उसकी साड़ी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसने उस हैवी साड़ी में भी बहुत अच्छे से मॉडर्न डांस को परफॉर्म किया था। फिर अचानक से उसका डांस खत्म हुआ और सबने क्लैपिंग की। हर स्टूडेंट में आपस में उसकी तारीफ हुई, क्योंकि उसका लुक बहुत ज्यादा डिफरेंट था और उसकी कॉस्ट्यूम भी बहुत ही ज्यादा हैवी थी। इसी वजह से उसे पूरे कंपटीशन में विनर भी अनाउंस किया जा सकता था।
ज्यादातर स्टूडेंट्स में यही बात हो रही थी कि वही विनर होगी, क्योंकि सबने काफी लाइटवेट और नॉर्मल कॉस्ट्यूम पहने थे। लेकिन मोह की कॉस्ट्यूम भी अलग थी और उसका डांस भी बहुत अलग था। उसने बहुत अच्छे से इंडियन होने के बावजूद मॉडर्न डांस को परफॉर्म किया था। वो शायद कॉलेज की इकलौती इंडियन थी। उसने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया, जिसे देख सबने भी अपने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उन्हें इंडिया की यह सभ्यता पता थी। लेकिन तभी अचानक से एक और गाना बजने लगा, अप्सरा आली। कोमल काया की मोहमाया, पुनवचांदन नहाली सोन्यात सजले, रूप्यात भिजले रत्न प्रभात तनुल याली ही नटली, थटली, जशी उमटली। चांदनी रंग महली। मोह ने इन लाइनों पर स्लो मोशन में परफॉर्म किया, अपने एक हाथ को स्लो मोशन में सेमी सर्कल में घुमाते हुए, अपने कदमों को सलीके से सेमी सर्कल में ही पीछे लेते हुए जा रही थी। फिर उसने एक स्लो टर्न लिया और उसके बाद गाना और उसका डांस दोनों ही स्पीड में आ गए। अप्सरा आली, इंद्रपुरी तून खाली पसली लाली, रत्नप्रभा तनु ल्याली ती हसली गाली, चांदनी रंग महली। अप्सरा आली, पुनव चांदन नहाली। मोह ने बहुत ही अच्छा महाराष्ट्रियन डांस प्रेजेंट किया था। हर कोई उसका यह महाराष्ट्रियन डांस देखकर इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि इस डांस में पूरा भारत नजर आ रहा था। उसने अपने डांस परफॉर्मेंस से कभी गुजरात को शो किया, कभी राजस्थान को, कभी नॉर्थ इंडिया को, तो कभी साउथ इंडिया को, फिर अंत में वह वापस महाराष्ट्रन पर आ गई। इसी तरीके से मोह ने पूरे डांस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। अलेक्स जो वहां खड़ा डांस देख रहा था, उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मोह अपने चैलेंज में जीत गई थी। मोह अपना डांस परफॉर्म करके नीचे उतरी, तो उसने देखा कि वहां ग्रीन रूम में रुद्र खड़ा था। वो उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गई। सोफिया वहीं थी और वह रुद्र को देखकर वहां से चली गई। रुद्र ने उसके जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मोह के पास जाकर तालियां बजाने लगा। रुद्र बोला, बहुत अच्छा डांस किया। मोह की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, आपने देखा? रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, हाँ देखा, बहुत अच्छा था। मोह ने कहा, लेकिन आप मुझे डांस करते हुए कहीं दिखे नहीं, आप कहाँ थे? रुद्र ने कहा, तुम्हारी नजरों के सामने था, बस तुम्हारी नजरें फिलहाल कहीं और थीं। मोह ने कहा, मुझे आपकी आधी बातें समझ में नहीं आती, पर अच्छी बात है कि आपने मेरा डांस देखा। उसके बाद वह रुद्र के गले लग गई। उसे डर था कि शायद वह रुद्र से बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगले दिन से ही उसका इलाज शुरू होना था, और रुद्र जानता था कि मोह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आने वाला था। रुद्र उसे बहुत देर तक वैसे ही गले लगाए खड़ा रहा और फिर उसने उसे कहा कि वह जाए। मोह वहां से चली गई और रुद्र ऑडियंस के बीच में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई, तो मोह को ही अवार्ड मिला। वो काफी खुश थी और उसने सबसे पहले सबको हिंदी में नमस्कार किया, जो एक तरीके से अलेक्स के मुंह पर थप्पड़ था। मोह खुशी से मराठी में चिल्लाई, मी जिंकले, मैं जीत गई। उसके बाद उसे अवार्ड मिला और उसने इटालियन लैंग्वेज में सबको थैंक यू बोला और अपनी स्पीच दी। फिर वो जल्दी से रुद्र के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। रुद्र ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम जीती हो तो तुम्हें सरप्राइज भी देना बनता है। मोह उससे दूर हुई और बोली, कैसा सरप्राइज? रुद्र ने कहा, थोड़ा सा सरप्राइज है। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर गया। आज पूरा दिन रुद्र ने वही किया जो मोह चाहती थी। वो उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर गया। वहां दोनों ने लंच किया और फिर वो दोनों अलग अलग जगह घूमने गए। इटली और नेपाल में जितनी भी फेमस जगहें थीं, वहां वो घूमे। उसके बाद मोह ने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग की और साथ में घरवालों के लिए भी थोड़ी शॉपिंग की। रात में वो दोनों कैंडल लाइट डिनर पर गए। मोह को डिनर देखकर उनकी पहली कैंडल लाइट डिनर याद आए, जब उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। इस वक्त उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, पर रुद्र के आउटफिट में कोई बदलाव नहीं आया था। वह तभी वेस्टर्न में था और आज भी वेस्टर्न में ही था। कैंडल लाइट डिनर के बाद दोनों ने एक साथ डांस किया। रुद्र किसी भी तरह मोह को खुश करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगले दिन जो वह कहने वाला था, उससे मोह बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। शायद ठीक होने के बाद भी वह बहुत दिनों तक उससे नाराज रहेगी। अगले दिन इंडिया में आज लड़के वाले ज्योति को देखने आने वाले थे, और ज्योति बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी कि उसे लड़के वालों से मिलना है। उसने कहा कि उसे कोई शादी नहीं करनी। लेकिन मानसी ने जिद पकड़ ली थी कि उसकी शादी करवाकर ही रहेगी, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी, वो 23 साल की थी। ज्योति बार बार मना कर रही थी, लेकिन फिर भी अंत में उसे मानसी की बात माननी पड़ी। उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली थी और पास ही बैठी हुई थी।
मोह ने मानसी से कहा, जब लड़के वाले आ जाएं, तो मुझे बता देना, मैं ज्योति को लेकर नीचे आ जाऊंगी। मानसी ने मोह पर विश्वास रखा और वहां से नीचे चली गई। मोह ने ज्योति से कहा, एक बार लड़के से मिलकर तो देख ज्योति, क्या पता अच्छा लगे तुम्हें, हो सकता है वही तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो। ज्योति ने कहा, मेरा लाइफ पार्टनर कोई और है, और वह कौन है आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मैंने कहा ना, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मोह ने कहा, लेकिन आदित्य तुमसे प्यार नहीं करता। ज्योति ने कहा, मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगी तो क्या पता करने लग जाए। और अगर मेरी लाइफ में वह नहीं तो कोई भी नहीं। मैं सिंगल रह लूंगी पूरी जिंदगी, लेकिन उनके अलावा किसी और आदमी के साथ शादी करने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। मोह ने कहा, सोचना नहीं है, शादी करनी है, और कर ले इसके साथ। तेरी फैमिली तुम्हारी शादी करवा रही है। वह आदमी बहुत ही ज्यादा हार्टलेस है, तो वो तुझसे शादी नहीं करेगा। ज्योति ने कहा, करनी पड़ेगी मतलब करनी पड़ेगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं उसे फंसा लूंगी अपने प्यार के जाल में, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों काम पड़ा है मेरे पीछे सारे के सारे? मोह उसे समझा रही थी, लेकिन ज्योति समझने का नाम नहीं ले रही थी। मोह को लग गया था कि वो कोई न कोई कांड जरूर करेगी जब लड़के वाले उसे देखने आएंगे। उसी समय नीचे लड़के वाले आ गए थे। अजय ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनकी खातिरदारी में लग गया। वो उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अमरेंद्र जी और कविता जी ने भी उनसे बहुत अच्छे से बात की। तभी लड़के के माता पिता ने कहा, हमें लड़की को देखना है, क्योंकि हमारे बेटे की एक मीटिंग है और उसके बाद उसे जाना भी है। अजय ने कहा, हम बस अभी लेकर आते हैं उसे। इसके बाद मानसी ने मोह को कॉल किया और उसे बता दिया कि ज्योति को लड़का देखने आ गया है। ये सुनकर ज्योति गुस्से में आ गई, लेकिन मोह ने कहा, मैं तुझे भगाकर नहीं ले जाऊंगी। इसके बाद मोह शांति से उसे अपने साथ नीचे ले आए। ज्योति का बिल्कुल भी मूड नहीं था लड़के को देखने का, लेकिन लड़का उसे ही देख रहा था। ज्योति सच में बहुत सुंदर थी। लड़के के माता पिता ने कहा, बेटा तुम्हें क्या क्या आता है? ज्योति ने कहा, सब कुछ। ये काफी रूखा जवाब था, जो उन्हें समझ में नहीं आया। मानसी ने धीरे से कहा, खाना बना लेती है अच्छे से और साथ ही साथ परिवार की भी बहुत सेवा करती है। अपनी भाभी से बहुत प्यार करती है और अपनी भाभी के बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। बहुत स्नेह है हमारी बेटी के अंदर। मानसी ज्योति की तारीफों के पुल बांध रही थी और ज्योति ने खुद से कहा, सॉरी माँ, लेकिन अभी आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि मैं इस तारीफ को बिल्कुल भी अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इसके बाद मानसी ने कहा, मेरी बेटी को भजन भी बहुत अच्छे से आता है और डांस भी कर लेती है। सब मानसी को देखने लगे, तो मानसी ने कहा, कोई बात नहीं, चलता है। इतना सब कहने के बाद मानसी ने इशारे में अपने परिवार से कुछ कहा और ज्योति ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे बहुत अच्छा गाना आता है। गाना और डांस भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। कुछ पेश करूँ आपके सामने? मानसी हैरान हो गई और ज्योति से धीरे से बोली, चुप कर, मैंने ऐसे ही बोला है। ज्योति ने कहा, अगर उन्होंने मुझे सामने से कह दिया कि डांस करके दिखाओ, तो पोपट नहीं हो जाएगा शादी के बाद मेरा। इससे अच्छा कि अभी देखकर बोल दे, बेटा आगे से कभी डांस को करना मत, डांस को अपनी लाइफ से निकाल दो। मानसी ने कहा, शांत हो जा। तभी लड़के की मां ने कहा, हाँ बेटा, कुछ भजन सुनाओ और नृत्य करके दिखाओ। ज्योति ने खुद से कहा, और भाई अब नाम माया। इसके बाद उसने मोह के कान में कुछ कहा। मोह बिल्कुल हैरान हो गई और उसने मना किया, लेकिन ज्योति ने कहा कि उसे करना ही पड़ेगा। म्यूजिक सिस्टम में गाना बजा दिया गया। सब अपने हाथ जोड़कर बैठ गए, इस उम्मीद में कि भजन बजेगा, लेकिन जब उसमें से भजन के नाम पर आइटम सॉन्ग बजा, तो सब हैरान हो गए। जैसे ही म्यूजिक सिस्टम में आइटम सॉन्ग बजने लगा, सब हैरान हो गए। मानसी ने कहा, शायद कोई गलत सॉन्ग बज गया, बेटा ठीक करो उसे। मोह ने कहा, गलत नहीं, बिल्कुल सही बजा है। आपकी बेटी ने ही यही बजवाने के लिए बोला है। ये सुनकर मानसी की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गईं। उसके बाद ज्योति ने अपनी कला का सबके सामने प्रदर्शन किया। उसने चिकनी चमेली सॉन्ग पर डांस किया था। उसने अपने पल्लू को बिल्कुल एक तरफ मोड़ दिया और उसे अपनी कमर से टक दिया, जिससे उसकी गोरी कमर सबके सामने आ गई। उसने बिना किसी लाज शर्म के अपने फ्रंट और बैक को मूव करते हुए एक सेक्सी और बोल्ड डांस सबके सामने परफॉर्म किया, जिस पर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। तुरंत लड़के के पापा खड़े हुए और बोले,
क्या तमाशा लगा रखा है? हमें मुजरे वाली नहीं चाहिए, हमें बहू चाहिए, बहू। अचानक लड़के के पिता के खड़े होते ही ज्योति बिल्कुल शांत हो गई। उसने म्यूजिक सिस्टम खुद जाकर बंद किया और कहा, नमस्ते अंकल, एक्चुअली मेरे अंदर यही कला है, और कोई कला नहीं है। खाना मैं जला देती हूँ, गाना मैं गा नहीं सकती, मेरी आवाज बिल्कुल शांत की तरह है, और डांस तो मुझे ऐसा ही आता है। अगर आपको मैं चाहिए तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए, पर अपने बेटे की जिंदगी मेरे साथ जोड़कर बर्बाद मत कीजिए। तभी लड़की की मां खड़ी हुई और बोली, अगर बदतमीजी और हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और कह देंगे, अगर कोई पूछेगा तो इस घर की लड़की के साथ कभी शादी मत करना। ज्योति ने कहा, ऑफ कोर्स, कोई न करे तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे भी शादी नहीं करनी है। जाए, बाय। वो सारे वहां से चले गए। जैसे ही वो सब गए, अजय ने एक जोरदार थप्पड़ ज्योति के गाल पर जड़ दिया। ज्योति को पता था, किसी की तरफ से आए ना आए, अजय की तरफ से जरूर आएगा। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे लाए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया? ज्योति ने हिम्मत से कहा, जब शादी नहीं करनी थी तो मैंने एक बार बोल दिया था ना। जब मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं भी अपने हिसाब से रिश्ता तोड़ूंगी, और अगर आप लोग नहीं माने तो भाग जाऊंगी उस इंसान के साथ जिससे प्यार करती हूं। उसके बाद वह अपने कमरे में गुस्से से चली गई। अजय ने अमर से कहा, पता करो किससे प्यार करती है ये सुनकर मोह को घबराहट हो गई, क्योंकि वो उसी का भाई था। अगर अजय को पता चल गया कि ज्योति मोह के भाई से प्यार करती है तो शायद उसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से उसे घर में आसरा मिला था और बेटी की तरह प्यार मिला था। उसकी शादी पर भी बहुत खर्चा किया था सिंघानी आज ने। उसने तुरंत राधिका और माहिर को लिया और कहा, मैं कमरे में जाकर इन्हें सुला देती हूँ। उसके बाद वो जाने लगी तो अजय ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ज्योति किससे प्यार करती है? मोह बिल्कुल रुक गई और पलट कर बोली, नहीं, पता नहीं। अजय उसके पास आया और बोला, अगर पता है तो बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अमरेंद्र जी ने कहा, क्यों धमका रहे हो बच्ची को? उसके बाद उसने मोह को जाने दिया, क्योंकि उन्हें आज इटली के लिए भी निकलना था। रात का वक्त, एयरपोर्ट पर वो सारे मौजूद थे और मोह अपने दोनों शैतानों को संभाल रही थी, क्योंकि वो दोनों उससे संभाले नहीं जा रहे थे। दोनों ने उसे गुस्सा दिला रखा था, इसलिए दर्शित ने राधिका को गोद में ले लिया। राधिका शांत हो गई तो माहिर अपने आप शांत हो गया। दर्शित ने राधिका को लेकर दूसरी तरफ आकर बिठा दिया, जिससे मोह को थोड़ी तसल्ली मिली। उन्होंने अपना पासपोर्ट चेक करवाया और फिर अंदर चले गए। फ्लाइट रात के 10 बजे की थी और ठीक 10 बजे ही फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। सुबह के 5:30 के आस पास वो पहुंचे। रुद्रम को पहले ही पता चल गया था कि उनकी फ्लाइट किस वक्त की है, इसलिए उसने टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने ड्राइवर को बोल दिया था कि वह उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट चला जाए। 6:30 बजे के आस पास वो सारे घर आ गए थे। सभी अभी तक सो रहे थे। रुद्रम मुड़ गया और तारिका सबके लिए नाश्ता और चाय बनाने चली गई। मानसी ने पूरे घर को देखा और कहा, सच में घर बहुत खूबसूरत है। रुद्रम ने कहा, कुछ भी नहीं है, ये तो कमरा देखो, आपकी बहू ने डिजाइन किया है। जब मैं इटली में नया आया था तब शुरुआत के 3 महीने एक फ्लैट में रहता था, और उन्हीं 3 महीनों में मैंने ये घर तैयार करवाया था। मानसी ने पूछा, कहाँ है वो? कल से तो नहीं दिखी। और ऑपरेशन किस टाइम है? तूने उसे बता दिया कि ऑपरेशन है? रुद्रम ने कहा, नहीं बताया, बताया ही नहीं जा रहा। कैसे बताऊं? जाइए, मिल लीजिए जाकर उससे। सो रही है कमरे में। वैसे भी ऑपरेशन दोपहर को है। किसी तरह उसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और फिर बताऊंगा कि ऑपरेशन है। समझ में नहीं आ रहा कि 1.5 साल तक उससे दूर कैसे रहूंगा। मानसी ने उसके माथे को प्यार से चूमा और कहा, तेरा प्यार 3 साल तक तो खींच ही गया, आने वाला 1.5 साल भी निकल जाएगा। चिंता मत कर, और मैंने फैसला कर लिया है, जैसे ही मोह बिल्कुल ठीक हो जाएगी मैं तेरी शादी करवा दूंगी उसी से। मोह, जो अपने दोनों बच्चों के साथ बैठे ये सब सुन रहे थे, बोले, बिल्कुल, मुझे भी अपनी बहन की शादी देखने में बहुत इंटरेस्ट है। दर्शित ने कहा, ये बात उसने भी कही थी, लेकिन तुम मानी थी क्या? मोह ने कहा, लेकिन वीडियो कॉल पर तो उसने हमारी शादी देखी थी ना। रुद्रम ने कहा, मैं लेकर चलता हूं आप सबको कमरे में। उसके बाद उसने तारिका से कहा, इनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। तारिका ने सारा सामान कमरे में रख दिया है। अगर मोह हलचल से उठ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉलेज अब जाना नहीं था।
मोह का कॉलेज परमानेंट छूटने वाला था और रुद्रम ने सोफिया को पहले से ही बता दिया था कि शायद ही अब वो कभी मोह से मिल पाए। इसीलिए आज पूरा वक्त सोफिया का मोह के साथ था, जैसे पिछले दिन पूरा वक्त मोह रुद्रम के साथ थी। बहुत सारे लोग रुद्रम के कमरे में आ गए। वहां पर मोह शांति से सो रही थी। उसने शॉर्ट नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर मानसी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, तूने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुझे पता है ना, किसी को पसंद नहीं। रुद्रम ने कहा, जब उठेगी और साड़ी के बारे में बोलोगी तो देखना कैसे पीछे भागेगी साड़ी के नाम पर। कल पहनी थी क्योंकि कॉलेज में फंक्शन था, वरना अब इस इंडियन आउटफिट से उतना लगाव नहीं रहा। मोह अपनी बहन मोह के पास आकर बैठ गई और बोली, तुझे पहली बार देख रही हूँ, पहली बार छू रही हूँ, और पता नहीं अब कितने समय के बाद तुझे दोबारा छू पाऊंगी। उसके बाद उसने झुककर मोह के गाल पर प्यार से किस कर दिया। मोह थोड़ी सी नींद में बड़बड़ाए, बाबू साहब छोड़िए मुझे, सोना है। ये सुनकर मोह की आंखें बड़ी हो गईं और रुद्रम ने अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ कर लिया। सभी समझ गए थे कि मोह को रुद्रम की बाहों में सोने की आदत थी। तारिका उन सबके लिए चाय नाश्ता वहीं ले आए और वो शांति से अपना चाय नाश्ता वहीं करने लगे। फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। वैसे सोने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए सभी नहा धोकर तैयार हो गए और प्रॉपर नाश्ते की तैयारी में लग गए। मोह ने राधिका और माहिर को अपने कमरे में सुला दिया था। जब मोह की नींद खुली तो उसने अपने आस पास कुछ प्रेजेंस महसूस की, लेकिन कोई वहां था नहीं। इसलिए वो बालकनी में आ गई, जहां रुद्रम पहले से शर्टलेस खड़ा था और सिगरेट अपने मुंह में लिए बैठा था। मोह उसके पास आई और उसने सिगरेट उसके मुंह से निकालकर फेंक दी और उसके गले लग गई। रुद्रम ने भी उसे कसकर लगा लिया और कहा, कैसी रही नींद? मोह ने कहा, अच्छी थी। उसके बाद उसने अपना चेहरा उठाकर रुद्रम को देखा और बोली, कोई आया है क्या घर पर? रुद्रम ने कहा, नहीं तो कोई भी नहीं आया। उसे अजीब लगा मोह के सवाल पर। उसे लगा कि शायद मोह को सबकी प्रेजेंस फील हो गई थी। मोह ने कहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आया है, घर से महसूस हो रहा है। क्या कोई सच में आया है? रुद्रम ने अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ आए हैं। मोह ने कहा, सच में आए हैं? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आ रही है? रुद्रम ने कहा, वो क्यों आएगी बताने, उसे आने का मन था सो आ गई। मोह ने सवाल किया, क्यों आए हैं, हमसे मिलने आए हैं क्या? रुद्रम ने कहा, नहीं मिलने नहीं आए हैं, मैंने बुलाया है क्योंकि मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था। मोह को समझ में नहीं आया और उसने कहा, अकेला क्यों फील हो रहा है आपको? मैं हूं तो सही आपके पास, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही? रुद्रम ने उसके बालों को कान के पीछे किया और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, बस बात कुछ और है। फिर वो अचानक बीच में ही रुक गया क्योंकि उससे बोला नहीं जा रहा था। मोह ने कहा, बोलिए। रुद्रम ने गहरी सांस ली और कहा, आज तुम्हारा ऑपरेशन है, फाइनल तुम्हारी सर्जरी है। मोह की आंखें बड़ी हो गईं और उसने तुरंत जगह से उठकर कहा, मतलब मैं मरने वाली हूं? रुद्रम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों मरोगी? डॉक्टर तुम्हें फाइनली ठीक कर देंगे। मोह ने कहा, नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के भी चांसेस है। मतलब आप मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए तो समय से पहले ऑपरेशन और फाइनली सब खत्म करना चाहते हैं। आपको मैं कभी चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अब वो बॉडी नहीं है जो पहले थी, इसलिए आप हमेशा मुझसे दूर भागते हैं। अब उसके बाद वह रोते हुए कमरे में आ गई। रुद्रम उसे मनाने के लिए अंदर आया, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आ रही थी। वो बार बार इधर उधर जा रही थी। आप मुझे अकेला छोड़ दो, उसने कहा। रुद्रम ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें समझाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और फिर से कमरे में घूमने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।